हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। वीडियो एग्ज़ाम की बात करेंगे, यानी कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए आर्थिक समीक्षा की बात करें तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपके सिलेबस का, और इसमें 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि 30 नंबर पूरे हैं वो आर्थिक समीक्षा से नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है वो आर्थिक समीक्षा से भी पूछा जाएगा। तो इसमें हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे जो केवल एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे आपके सामने लिखा है, पढ़ो केवल उतना जितना परीक्षा में पूछे, यानी कि पूरी आर्थिक समीक्षा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको पढ़नी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पिछले जो भी ग्राम सेवक के या ग्राम विकास अधिकारी के पेपर हुए हैं प्री मेंस, उनको देखते हुए उनके आधार पर ही ये क्लास तैयार की गई है। तो आप इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने पढ़ रखी है तो आपका अभ्यास हो जाएगा, और 24 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आर्थिक समीक्षा वाले मतलब जो अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन से। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया है। 2-4 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो आप देखिए आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही होते हैं। और नहीं पढ़ रखा है तो आपके एक तरह से यहाँ पर रिविजन प्लस एक्सरसाइज प्रैक्टिस सब कुछ इस क्लास में हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में यहाँ पर शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा की पहली क्लास है और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके सामने है। चाहे आप इस क्लास को डबल स्पीड में देखो, लेकिन पूरा देख लेना। मैं भी आपके लिए प्रयास करूंगा कि बहुत फास्ट ले लूँ इस क्लास को और कम समय आपका जाया हो इसमें। पहला प्रश्न है, राजस्थान की सकल राज्य मूल्यवर्धन किसकी बात की रही? सकल राज्य मूल्यवर्धन की बात की जा रही है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, सकल राज्य मूल्यवर्धन की बात करें तो इस प्रश्न को समझने से करने से पहले इसकी थ्योरी समझते हैं। थ्योरी में क्या लिखा है तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और नहीं तो आप इसको जूम भी कर सकते हैं। यूट्यूब में भी सिस्टम है जूम करने का, तो जूम कीजिए, क्वालिटी बढ़ाकर आसानी से आपको चीजें हैं दिखाई दे जाएगी। प्रचलित बुनियादी कीमत, सकल राज्य मूल्यवर्धन की बात की जा रही है। तो प्रचलित कीमतों पर बात करें तो प्रचलित बुनियादी कीमत पर सकल राज्य मूल्यवर्धन 2023-24 में 14.17 लाख करोड़ था, और 2024-25 में कितना हो गया? 15.70 लाख करोड़ हो गया। तो हमें ये ध्यान में रखना, 15.70 लाख करोड़ ये 2024-25 का है। किस कीमतों पर? प्रचलित कीमतों पर। इसी के साथ यहाँ पर नीचे देखो, स्थिर कीमतों पर भी दे रखा है। स्थिर कीमतों का आधार वर्ष है 2011-12। क्या है आधार वर्ष? मूल्यवर्धन का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। तो स्थिर कीमतों पर मूल्यवर्धन का आधार वर्ष क्या हो जाएगा? 2011-12। और ये 2024-25 में कितना है? 8.22 करोड़। 2024-25 में अगर बात करें तो कितना है स्थायी कीमतों पर? 8.22 लाख करोड़। 8.22 लाख। प्रचलित पर है 15.70, और लगभग आधा है इसका 8.22 लाख करोड़, आधे से थोड़ा ज्यादा है, ये आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देखो, प्रचलित कीमतों पर वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि की अगर बात करें तो 24-25 में वृद्धि कितनी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जो वर्ष 2024-25 में आपके 10.83% की वृद्धि है। तो 2024-25 में प्रचलित कीमतों पर वृद्धि कितनी हुई है? 10.83% हुई है। और स्थिर कीमतों पर अगर बात करें वृद्धि की तो ये 6.29 है। कितनी है? 6.29% वृद्धि हुई है आपके स्थिर कीमतों पर। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है, क्या इसमें प्रश्न में पूछा गया। चार चीजें मैंने यहाँ पर बताई और चारों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 15.70 है वो प्रचलित कीमतों पर है और वृद्धि है 10.83। 8.22 स्थिर कीमतों पर है, वृद्धि है 6.29। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब प्रश्न पर आते हैं। सकल राज्य मूल्यवर्धन, पहला कथन देखो, प्रचलित कीमतों पर 2024-25 में 15.70 लाख करोड़ रुपए है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, सत्य कथन ही पूछा हमसे। सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर कीमतों पर 8.22 लाख करोड़ है, सही है। सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित कीमतों पर वृद्धि है 10.83 है, बिल्कुल सही है। और स्थिर कीमतों पर वृद्धि कितनी है? तो स्थिर कीमतों पर वृद्धि की बात करें तो ये आपके है 6.29%। कितनी है? 6.29% वृद्धि हो जाएगी। तो ये सारे ही कथन सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कोई एक चीज आपसे पूछी जा सकती है
या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार स्थिर मूल्य पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ऐसा प्रश्न पीछे जो पेपर हुए थे वीडियो के, उसमें एक ग्राम सेवक के पेपर में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, प्रति व्यक्ति आय। तो 2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रति व्यक्ति आय आपको पता होनी चाहिए प्रचलित कीमतों पर और स्थिर। ये एक प्रश्न किस में पूछ रहा है? प्रश्न स्थिर का पूछ रहा है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। स्थिर कीमतों पर पूछ रहा है, प्रचलित भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय दे रखी है स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों का आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है, ठीक है। अब यहाँ पर राजस्थान की प्रचलित कीमतों पर स्थिर कीमतों पर बात करें तो कितनी है? 96,638 है, 96,638 रुपए। तो यहाँ पर स्थिर कीमतों की बात की थी, स्थिर कीमतों में हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 96,638 रुपए ये प्रति व्यक्ति आय है स्थिर कीमतों पर, ठीक है, ध्यान रखना। उत्तर हो गया ए ऑप्शन। वृद्धि कितनी हुई इसमें? 6.88% हुई है। राजस्थान की जो वृद्धि है वो भारत की तुलना में वृद्धि दर ज्यादा है। भारत की 5.3 है, जबकि राजस्थान की कितनी है? 6.88 है। तो राजस्थान की वृद्धि दर भारत की तुलना में ज्यादा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रति व्यक्ति आय तो कम है, लेकिन वृद्धि दर क्या है? ज्यादा है स्थिर कीमतों पर। अब बात करते हैं प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर अगर बात करें प्रति व्यक्ति आय की, तो प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है 1,85,053। कितनी है? 1,85,053 है। इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी राजस्थान की जो वृद्धि दर है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब भारत से ज्यादा है, अखिल भारतीय स्तर से राजस्थान की वृद्धि दर है वो ज्यादा है, ये यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रचलित कीमतों पर कितनी है? 1,85,053 है। और जबकि आपके स्थिर कीमतों पर कितनी है? तो 96,638 थी, अभी हमने बात की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान राज्य घरेलू उत्पाद, राजस्थान राज्य घरेलू उत्पाद की अगर बात करें तो जीएसडीपी में वर्ष 2024-25 में बुनियादी मूल्यों पर कितना है? जीएसडीपी कितना है? राजस्थान राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, ये आपको बताना है। तो हमें पिछले प्रश्नों की तरह इसमें भी देखते हैं पहले। तो स्थिर कीमतों पर बात की जा रही है। स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। आधार वर्ष क्या है? 2011-12। आधार वर्ष का मतलब होता है कि इसकी तुलना में अभी कितनी वृद्धि हुई है, क्या है, वो देखा जाता है। तो यहाँ पर देखो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ से पढ़ते हैं। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2024-25 में वास्तविक स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9.06 लाख करोड़ होने का अनुमान है। 9.0 कितना? 9.06 लाख करोड़, ये इतना अनुमान है इस बार 2024-25 में। 24-25 में ये अनुमान है, जो कि 2024-25 में वृद्धि कितनी दर्शाता है? तो वृद्धि की यहाँ पर बात करें तो वृद्धि है 7.82%। कितनी वृद्धि दर्शा रहा है? 7.82% यहाँ पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्शा रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि आपके भारत की वृद्धि है वो कम है, भारत की 6.4 ही है, ध्यान रखना, भारत की 6.4 है। यहाँ पर भी राजस्थान की वृद्धि दर ज्यादा है। तो कितना है जो आपके जीएसडीपी है वो 9.06 लाख करोड़, वृद्धि कितनी? 7.82। वृद्धि कितनी? 7.82। तो 7.82 लाख करोड़ नहीं है, 7.82% वृद्धि है। 7.82% तो क्या है? वृद्धि दर है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं एक चीज को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके जितनी बार सुनोगे हो सकता है ज्यादा अच्छी तरह से याद हो जाए। बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। 9.06 लाख करोड़ है वो जीएसडीपी है 2024-25 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, मुद्रास्फीति से संबंधित है। राजस्थान की खाद्य मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में बात की जा रही है। तो इसमें देखो, इसमें खाद्य सामग्री और खाद्य उत्पाद सम्मिलित हैं। गत वर्ष की तुलना में 2024 में बढ़कर 421.67 हो गया तथा गत वर्ष की तुलना में 4.39 की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि ये बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन इसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। खाद्य मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक
यहाँ पर बाहर दे रखा है इसका 30.163, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। पिछले 2 वर्षों में खाद्य मुद्रास्फीति एक वैश्विक घटना रही है। जलवायु परिवर्तन, हीट वेव्स, ये सारी बातें इसको प्रभावित करती हैं। जो भी यहाँ पर दे रखा है सब चीजें यहाँ पर प्रभावित करती हैं। आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, नीचे लाइन में जाओ, वर्ष 2024 में, यहाँ से वर्ष 2024 में बढ़कर ये 421.67 हो गया है। कितना हो गया? 421.67 हो गया है 2024 में। और इसमें वृद्धि कितनी है? 4.39% की वृद्धि दर है इसकी। ये वृद्धि इतने हुई है इसमें, ठीक है। 2023 में 403 था, अभी 421 हो चुका है। तो खाद्य वाला कितना हो चुका है? खाद्य मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक की अगर बात करें तो ये 421.67 हो चुका है, और वृद्धि कितनी है? आपके 4.39 है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपसे सत्य कथन पूछा है, तो ये दोनों ही कथन सत्य है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के WPI के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? WPI की बात करें यहाँ पर तो कौन सा कथन, यहाँ पर सत्य कथन कौन सा वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो WPI के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। WPI क्या है? WPI थोक मूल्य सूचकांक क्या है? इसको क्या कहते हैं? थोक मूल्य। ये प्रश्न भी पूछा गया था एक बार, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखें। थोक मूल्य सूचकांक, इसका क्या पूछा गया था? इसका आधार वर्ष पूछा गया था। तो इसका आधार वर्ष आपको ध्यान में रखना है, क्या है? 1999 2000 बराबर 100, ये ऐसा कैसा लिखा हुआ था। तो 1999 2000 इसका आधार वर्ष है। ये सूचकांक को मासिक आधार पर जारी किया जाता है, ठीक है। कैसे जारी किया जाता है? राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक मासिक आधार पर यानी मंथली जारी किया जाता है। इसमें 154 वस्तुएं शामिल है। कितनी वस्तुएं शामिल है? 154 वस्तुएं शामिल है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें 75 प्राथमिक वस्तु है, और 69 है वो विनिर्मित उत्पाद है, और 10 है वो ईंधन, शक्ति, प्रकाश और उपसनयिक समूह में सम्मिलित है। यानी कि इसके 3 ग्रुप बने हुए हैं। इसके कितने ग्रुप बने गए? 3 इसके ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें 75 वस्तुएं तो है आपके प्राथमिक वाली, और 69 है विनिर्मित वाली, और 10 है ईंधन, शक्ति और प्रकाश के संदर्भ में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और थोक मूल्य सूचकांक 2024 में, 23 वाला की जरूरत नहीं, 2024 में कितना हो गया? 394.68 रहा है। 394.68 हो गया ये, जो कि आपके 1.75% की क्या दर्शाता है? वृद्धि को दर्शाता है। 1.75% की वृद्धि को दर्शाता है। ये मुख्य तौर पे इतना आपको ध्यान में रखना है। तो आइए बात करते हैं। वस्तु एवं सेवा दोनों को सम्मिलित किया जाता है। वस्तु एवं सेवा नहीं, वस्तुएं शामिल होती हैं इसमें, केवल और केवल वस्तुएं शामिल होती हैं, सेवा नहीं होती। इसके अंतर्गत 154 वस्तुएं शामिल होती हैं, 164 नहीं है, ठीक है। 4 भागों में नहीं, इसके 3 भाग अभी हमने बात की। प्रकाशन इसका मासिक आधार पर किया जाता है और राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। एक ही कथन सही है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न की बात करें तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? अब औद्योगिक श्रमिकों की बात की जा रही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अगर बात करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात की जा रही है औद्योगिक श्रमिकों के लिए। तो यहां पर आपको बताना है कि इसका आधार वर्ष क्या है। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए देखो, थोड़ा आपको ध्यान में रखना, इसका आधार वर्ष 2016 है, और यही प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्योंकि इसमें पुराने वाला याद कर लेते हैं और वो करके आ जाता है, जबकि 2016 कर दिया गया है इसका आधार वर्ष। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो इसका आधार वर्ष 2016 है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए ये जो रिपोर्ट है, सूचकांक है, वो श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा तैयार की जाती है। किसके द्वारा तैयार होती है? चंडीगढ़ द्वारा तैयार होती है। इसमें अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर केंद्र को श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए केंद्र थे, कौन कौन से? अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि सितंबर 2020 से इसका आधार वर्ष 2016 कर दिया गया है, जिसमें अजमेर केंद्र के स्थान पर अब नया केंद्र कौन सा हो गया है? अलवर को सम्मिलित कर लिया गया है। अजमेर अब केंद्र नहीं रहा है, ठीक है। तो अब 3 केंद्र है राजस्थान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए।
देश भर में 88 चयनित औद्योगिक रूप से विकसित केंद्रों के लिए ये आंकड़े तैयार किए जाते हैं। इसमें से 3 राजस्थान में। राजस्थान में आपसे पूछ ले कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए केंद्र कितने हैं, तो 3 है। कौन कौन से हैं? अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर है। पहले अजमेर था, अब अजमेर की जगह कौन सा आ गया केंद्र? अलवर आ गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये 3 केंद्र यहाँ पर दे रखे हैं, ये तीनों केंद्र आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। 2024 में उपभोक्ता कीमतों में निरंतर वृद्धि देखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। अलवर में 4.47 वृद्धि हुई, भीलवाड़ा में 1.67 और जयपुर में 0.79% वृद्धि हुई है, ये आपको ध्यान में रखना। अलवर में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई। लेकिन यहाँ से आपसे आधार वर्ष सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आधार वर्ष है, और उसके बाद में 3 केंद्र, ये 2 ही चीजें आपको ध्यान में रखनी। तो आधार वर्ष कौन सा हो गया? 2016 हो गया। ये कब से हुआ है? तो ये हुआ है सितंबर 2020 से। 2020 से हुआ। यहाँ पर 3 केंद्र हैं। राजस्थान में कितने केंद्र हैं? 3 केंद्र है। कौन कौन से केंद्र हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, अलवर है, भीलवाड़ा है, ये क्या हो गया इसको, अलवर है, ये तो काम नहीं कर रहा भाई। चलो आप ध्यान रख लेना 3 केंद्र कौन कौन से हैं। अगर लिख पाया तो मैं जरूर लिखूंगा इस पे। अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर, ये राजस्थान में 3 औद्योगिक श्रमिकों के केंद्र हैं। और ये सूचकांक है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा ये तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न, राजस्थान का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार राजस्थान का एमपीआई कितना है? तो गरीबी से संबंधित देखो, हो सकता है कि ज्यादा हार्ड पूछे, तो इससे संबंधित तो जो समितियां हैं उनके बारे में भी प्रश्न पहले वाले पिछली बार ग्राम सेवक का पेपर होता है उसमें इससे संबंधित समितियां पूछी थी, तो हो सकता है अब की बार भी पूछ ले। लेकिन आर्थिक समीक्षा से अगर प्रश्न बनेगा तो यही प्रश्न बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर बात करें इस प्रश्न की, तो 2023 के अनुसार एमपीआई कितना था? तो राजस्थान का एमपीआई था 15.31%। अब इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। 15.31% इसका एमपीआई था राजस्थान का। तो यहाँ पर देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है 2023, यहाँ पर चॉइस नहीं है, ध्यान रखना। 2023 की स्थिति के अनुसार राजस्थान का बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई 15.31% था, जो कि 2015-16 की तुलना में 28% की सुधार को दर्शाता है। तो ये मुख्य रूप से यही बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर राजस्थान का लक्ष्य देखो, $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजस्थान है वो जो गरीबी के बहुआयामी रूप से इसको सूचकांक को कम किया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब गरीबी को कम किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान का लक्ष्य क्या? $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना है। $350 बिलियन। ठीक है, ट्रिलियन की तो भारत में है और बिलियन डॉलर की बात की जा रही है। राजस्थान की $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना राजस्थान का लक्ष्य है। बहुआयामी सूचकांक कितना? 15.31% है 2023 में। अगला प्रश्न देखो, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान की सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को घटते हुए क्रम में सही क्रम है। यानी कि सबसे ज्यादा योगदान किसका है, फिर इस योगदान किसका है, उसके बाद में योगदान किसका है। तो घटते हुए क्रम में आपको बताना है कि किसका कितना योगदान यहाँ पर है। बताओ देखें। तो यहाँ पर अगर बात करें तो निर्माण का योगदान सबसे ज्यादा दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, फिर आवासीय भवन और फिर लोक प्रशासन। पहले स्थान पर निर्माण है, दूसरे पे आवासीय भवन है और तीसरे पे लोक प्रशासन का योगदान सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा योगदान निर्माण का है। ठीक है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक है, स्थायी पूंजी निर्माण में बात कर रहे हैं, ये बात आपको सही प्रश्न ध्यान से पढ़ना। ये देखो यहाँ पर दे रखा है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा इसको जूम करने का प्रयास करते हैं, अगर क्या पता आपको दिख जाए।
तो यहाँ पर देखो बीच में दे रखा है 15.70 लाख करोड़, ये जीएसवी है। हमने पहले प्रश्न में इसकी बात की थी। हमारा जीएसवी कितना है? 15.70 लाख करोड़ है। ठीक है, सकल राज्य मूल्यवर्धन है प्रचलित कीमतों पर, इसकी हमने बात की थी। जीएसवी का मतलब होता है सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित कीमतों पर, ये इतना है। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या पूछा जा रहा है? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसका योगदान कितना है। तो कृषि क्षेत्र का योगदान है आपके 26.92%। कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 26.92% है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, लिख देता हूं मैं। कितना है? 26.92%। ये किसका योगदान है? ये कृषि क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, वैसे पीडीएफ में आपको दिख जाएगा। कृषि क्षेत्र में भी उप क्षेत्र का अलग अलग योगदान है। तो उप क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र वाले उप क्षेत्र में पशुधन है, फसलें हैं, वानिकी है, ये 3 इसके उप क्षेत्र भी है। ठीक है, अब सेवा क्षेत्र के योगदान की बात करें तो सेवा क्षेत्र का योगदान यहाँ पर कितना है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान है 45.92%। 45.92% सेवा क्षेत्र का योगदान है। ये आपका सेवा क्षेत्र है जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है। उद्योग क्षेत्र का योगदान, उद्योग की अगर बात करें तो उद्योग क्षेत्र का योगदान है 27.16%। प्रचलित कीमतों पर बात कर रहे हैं तो ये प्रचलित कीमतों वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उद्योग का योगदान कितना है? 27.16% योगदान है। अब उद्योग के भी अलग अलग हैं। उद्योग में अलग बात करें तो उद्योग में विनिर्माण है, निर्माण है, खनन है, विद्युत है। अगर उद्योग के अंदर किसका सबसे ज्यादा योगदान है ऐसे पूछ ले तो उद्योग के अंदर पहले स्थान पर विनिर्माण है, दूसरे स्थान पर निर्माण है, फिर आपके खनन और उत्खनन है, और चौथे स्थान पर विद्युत है। ये उद्योग के अंदर है। ठीक है, और जीएसवी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो जीएसवी में सबसे ज्यादा योगदान है सेवा क्षेत्र का, यानी सकल राज्य मूल्यवर्धन में सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है 45.92%, फिर कृषि क्षेत्र का, फिर उद्योग क्षेत्र का। अब देखो सेवा क्षेत्र की अगर बात करें, सेवा क्षेत्र में बहुत सारे उप क्षेत्र हैं, व्यापार, मरम्मत, इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान है व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह का, जो कि 12.78% है। उस सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्र का योगदान, सेवा क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा योगदान इसका है। ठीक है, फिर आवास और स्वामित्व व्यावसायिक सेवाओं का योगदान है 10.61%, अन्य सेवाओं का 9.47%। ये अलग अलग ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वित्तीय सेवाओं का योगदान, परिवहन का, लोक प्रशासन का योगदान सबसे कम है 3.26% है। सेवा क्षेत्र में लोक प्रशासन का योगदान सबसे कम है 3.26%। एक बात ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये अलग अलग आज चीजें आपको पीडीएफ में अच्छे से दिख जाएगी और वहां से आपको इसको पढ़ लेना है किस क्षेत्र का कितना योगदान है। मुख्य रूप से देखो मैं बता ही देता हूँ। एक हमारा है कृषि क्षेत्र, ठीक है, एक हमारा है सेवा क्षेत्र, और एक हमारे है उद्योग क्षेत्र। 3 हमारे जीएसयू के क्षेत्र हैं, यानी कि सकल राज्य मूल्यवर्धन के। कृषि क्षेत्र का योगदान 26.92% है। प्रचलित कीमतों पर बात हो रही है, इसमें स्पष्ट लिखा है प्रचलित कीमतों। सेवा क्षेत्र का योगदान है 45.92% और उद्योग क्षेत्र का योगदान है 27.16%। 27.16%। सबसे ज्यादा योगदान किसका? सेवा क्षेत्र फर्स्ट नंबर पे, और फिर उद्योग क्षेत्र सेकंड नंबर पे, और कृषि क्षेत्र है वो आपके थर्ड नंबर पे आता है, देख सकते हो आप। ठीक है, फिर इनके उप क्षेत्र, अब पूछ ले कि कृषि क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो कृषि क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा योगदान आपके हो जाएगा पशुधन का, फिर फसलों का, फिर वानिकी का। फिर सेवा क्षेत्र में पूछ ले सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह का हो जाएगा। उद्योग क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो विनिर्माण का है। तो ऐसे अलग अलग भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, पिछले प्रश्न की बात हमने कर ली थी। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस पर 2024-25 में सबसे ज्यादा व्यय किया गया, सबसे ज्यादा खर्चा है वो किस पर किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सी योजना है, कौन सी आपके क्षेत्र है सबसे ज्यादा व्यय किया गया। तो सबसे ज्यादा व्यय, उत्तर तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आपके सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर सबसे ज्यादा व्यय किया गया, लेकिन इसको भी डिटेल से समझना है। तो ये देखो, ये जो स्लाइड आपको दिख रही है इसमें तो आपको दिख ही रहा होगा, और नहीं तो आप खुद से जूम कर लीजिए।
यूट्यूब का वीडियो है, जूम हो जाता है। तो ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा होगा 54.79% है वो आपके व्यय किया गया है। ये क्या चीज है? ये यहाँ पर देखो सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं हैं, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में दिख जाएगा। ये है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं। तो यही प्रश्न सबसे ज्यादा बनता है कि सबसे ज्यादा व्यय किस पर किया गया, तो सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर सबसे ज्यादा व्यय किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और सबसे कम व्यय किस पर किया गया, तो सबसे कम व्यय किया गया 0.15% विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम पर। विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम ये दिख रहा है आपको, इस पे सबसे कम व्यय किया गया और ये किया गया आपके 0.15%। ग्रामीण विकास में 9.65% व्यय किया गया। आपको मुख्य रूप से कौन कौन सा, ऊर्जा का ध्यान में रखना है, सिंचाई का ध्यान में रखना है, उद्योग और खनिज का ध्यान में रखना है। उद्योग और खनिज की अगर बात करें तो यहाँ पर कितना व्यय किया गया है, तो यहाँ पर 1.5%, 0.05% व्यय किया गया है। ठीक है। अच्छा, एक क्षेत्र और है यहाँ पर, 1 मिनट, ये क्षेत्र सबसे कम वाला इधर और है, 0.01% भी है, 0.01% भी है, जो कि आपके पिंक कलर में दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिक और अनुसंधान वाले में देखो, वैज्ञानिक और अनुसंधान वाले क्षेत्र में भी देख ही लीजिए। कृषि और श्रम सेवा में 5.84% व्यय किया गया। तो आपके टॉपिक के अनुसार बात करें तो कृषि वाला आपको याद करना है, और ऊर्जा वाला नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, उद्योग, खनिज, ये याद आपको करना है। बाकी जो अधिकतम है वो आपको ध्यान में रखना ही है, ये इतना ध्यान में रख लेना, खूब है। ये स्कीम वार व्यय था। अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री जन मन योजना राजस्थान के किस जिले से शुरू की गई? तो जन मन योजना के बारे में आइए जानते हैं। थोड़ा सा इसको प्रश्न करने से पहले जान लेते हैं, उत्तर तो हमें पता ही है, देख लेंगे। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन। जन का मतलब जनजाति और मन का मतलब है महान्याय अभियान। तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, जिनको पीवीटीजी कहते हैं, कि सामाजिक आर्थिक स्थितियों में राजस्थान की कौन सी जनजाति इस पीवीटीजी में शामिल है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए, अब आदिवासी वाला टॉपिक भी है आपके, और यहाँ पर ये आर्थिक समीक्षा में संबंधित भी आ गया, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इस मिशन, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया, और इस मिशन का उद्देश्य है 75, कितनी, 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों का विकास करना है। यहाँ पर राज्य की बात करें तो राजस्थान में कौन सा जिला, 12 जिले की 8 पंचायत समितियों में निवासरत आवासहीन शहरिया परिवारों को 2 लाख आवास निर्माण हेतु एवं शौचालय निर्माण हेतु 12,000, मनरेगा से अकुशल मानव दिवस देय अनुमानित परिश्रमिक 23,940 सहित कुल 2,35,000 रुपए यहाँ पर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, शहरिया जनजाति है उसको पीवीटीजी के अंदर ही शामिल है, इसको 2 लाख तो आवास के लिए दिए जाएंगे, 23,000 रुपए नरेगा के तहत दिए जाएंगे, 12,000 शौचालय के, इस प्रकार कुल मिलाकर इसको 2,35,000 दिए जाएंगे। और ये 12 जिले की 8 पंचायत समितियों में ये शुरू किया गया कार्यक्रम है, ध्यान में रखना है। ठीक है, 8 पंचायत समितियों, बाकी डिटेल भी यहाँ पर दे रखें, लेकिन इतना ध्यान में रखना, 12 जिले की 8 पंचायत समितियों में ये कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना, बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। कितनी, 8 पंचायत समितियां, 8 पंचायत समितियों में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। ठीक है, कौन सी जनजाति के लिए, शहरिया जनजाति का यहाँ पर विकास किया जाएगा। इसमें 2 लाख रुपए तो किस में दिए जाएंगे, आवास के लिए, किसके लिए, आवास के लिए, प्लस 12,000 रुपए किस में दिए जाएंगे, शौचालय के लिए, 12,000 रुपए शौचालय के लिए। फिर आपके नरेगा के तहत भी इसको दिए जाएंगे, 23,000 समथिंग है, नरेगा के तहत 23,940 है, 23,940 नरेगा के तहत दिए जाएंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर 2,35,000 रुपए है वो आपके इसको सहायतार्थ दिए जाएंगे, जिससे पक्का मकान भी मिल जाएगा, शौचालय भी मिल जाएगा, रोजगार भी मिल जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो जनमन योजना का संबंध किससे है, आदिवासी न्याय महाअभियान है।
अगला प्रश्न देखो, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत कब हुई? बताइए। देखें, अटल मिशन की बात करें तो अटल मिशन के बारे में बताइए फटाफट से, जल्दी से। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन, तो यहां पर देखो, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका नाम है अमृत 2.0। अमृत 2.0, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अमृत। इंग्लिश में कैसे लिखा होगा? अमृत ऐसे लिखा होगा, ट्रांसफर अर्बन ट्रांसमिशन, अमृत। अमृत अमृत भी हो सकता है, अमृत यू भी हो सकता है क्योंकि अर्बन आ रहा बीच में, अमृत यू होगा फिर। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ मिले तो भी ध्यान रखना। भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को, ये थोड़ा इसके ऊपर आ गया, मैं मिटा देता हूं इसको, 2021 को 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 योजना शुरू की गई। और इस योजना के तहत सभी शहरी निकायों में जल, तो बाकी तो देख लो, इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है? 50% है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा 50% है, और 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम वाले में केंद्र सरकार का हिस्सा 33.33 है, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले केंद्र सरकार का हिस्सा 25% है, और शेष हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य सरकार के हिस्से का 10% हिस्सा संबंधित नगर निगम वहन करेगा। राज्य सरकार के हिस्से में जितना भी आएगा उसका 10% है वो नगर निगम है वहन करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये अब नीचे नीचे आ जाओ, यहाँ पर 2 चीजें हैं महत्वपूर्ण है। शहरी क्षेत्र में नलकूप और हैंडपंप निर्माण की बात करें तो शहरी क्षेत्र में 81 हैंडपंप स्थापित किए गए 24-25 के अंतर। कितने? 81 हैंडपंप शहरी क्षेत्र में लगाए गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। ट्यूबवेल कितने बनाए? 159 बनाए ट्यूबवेल, और 81 लगाए हैं हैंडपंप। हैंडपंप वाली संख्या कम है तो ये आपसे पूछी जा सकती है। तो 1 अक्टूबर 2021 को ये योजना शुरू हुई है। सरकार की हिस्सेदारी क्या है वो भी ध्यान में रखें। तो 1 अक्टूबर 2021 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई? जल जीवन मिशन, तो योजनाओं से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे क्योंकि सिलेबस में लिखा है योजना। जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। कब शुरुआत हुई? 15 अगस्त 2019 को शुरुआत हुई। ग्रामीण जल आपूर्ति के तहत इसकी शुरुआत की गई। 15 अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2026 तक कार्यशील घरेलू नल के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आपको लास्ट लाइन में आ जाओ, या थोड़ा इस पैराग्राफ को देख लो, सेकंड लास्ट पैराग्राफ को। इसमें कह रहा है कि 139 वृहद पेयजल परियोजनाएं शामिल है, और लास्ट लाइन में लिखा है कि 3 फरवरी 2025 तक 59.61 लाख घरेलू कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत 24-25 के दौरान 8.26 लाख नए कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। कितने? 56.61 लाख घरेलू कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं टोटल, और नए कितने दिए हैं? इसमें 8.26 है वो नए दिए हैं, और ऑल ओवर बात करें तो 59.61 है वो कुल दिए हैं। ठीक है, 59.61 है कुल दिए हैं। ठीक है, ध्यान रखें। और इसमें केंद्र और राज्य की वित्त पोषण की हिस्सेदारी कितनी है? तो हिस्सेदारी की अगर बात करें तो हिस्सेदारी यहां पर है 50.50%। हिस्सेदारी कितनी है? 50.50% की हिस्सेदारी यहां पर है। ये क्या हो रहा है इसको? ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। इसको मैं वापस से लिखता हूं, कलर चेंज कर लेते हैं, फिर भी यही बात है। 50.50 की हिस्सेदारी 59.61%, 61 लाख। $59.61 कनेक्शन यहां पर दिए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, मिशन हरियालो राजस्थान
जुलाई 2024 में निवेश लक्ष्य कितना था? जुलाई 2024 के अंदर कितना निवेश का लक्ष्य रखा गया? तो इसमें 4000 करोड़ का निवेश का लक्ष्य है, वो रखा गया था हरियालो राजस्थान के तहत। तो हरियालो राजस्थान के तहत अगर बात करें, देखो जुलाई 2024 में राज्य सरकार ने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की, जिसमें अगले 5 वर्षों में 4000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ठीक है, हरित क्षेत्र में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक इतना ही ध्यान में रखना है ना, खूब है। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बाकी आगे बात करेंगे अपन। आगे देखिए, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति कब जारी की गई? राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति है, वो कब जारी की गई, ये आपको बताना है। तो बताइए, देखें तो ये 1 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, दिसंबर 2024 तक राजस्थान में बायोमास ऊर्जा उत्पादन के कितने संयंत्र कार्यरत हैं? बायोमास ऊर्जा के कितने संयंत्र कार्यरत हैं? तो आइए देखते हैं। बायोमास ऊर्जा, जैविक द्रव्य ऊर्जा भी इसको कहा जाता है। बायोमास ऊर्जा भी एक स्वच्छ ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जो इसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल से ये बायोमास ऊर्जा तैयार की जाती है। और राज्य में दिसंबर 2024 तक 128.45 मेगावाट क्षमता के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। 28 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र बंद है 2012 से। तो देखो, दो संयंत्र क्या है? बंद है। 14 है वो स्थापित किए हैं, 14 स्थापित किए हैं, और इसमें 8 बायोमास का कार्य प्रगति पर है। 8 है वो केंद्र है, वो प्रगति पर है। ये आपको ध्यान में रखना है। 29 सितंबर 2023 को बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 जारी की गई थी। ये लाइन भी महत्वपूर्ण है। 29 सितंबर को बायोमास और एनर्जी नीति है, वो पॉलिसी है, जारी की गई। तो आपको ध्यान में रखना है, अभी वर्तमान में कितने संयंत्र कार्यरत हैं? तो आपके वर्तमान में 12 संयंत्र कार्यरत हैं। कार्यरत कितने हैं? 12 है। देखो यहां पर दोबारा 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, लेकिन 28 मेगावाट के 2 बंद है, जिनकी क्षमता 28 मेगावाट है। तो ये 2 बंद है, तो कार्यरत कितने हुए? 12 हुए। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 8 का कार्य प्रगति पर चल रहा है। आगे देखो, बड़ला सोलर पार्क के अंतर्गत कुल कितनी क्षमता के पार्क लगाए जा रहे हैं बड़ला के तहत? तो बड़ला की अगर बात करें तो कुल क्षमता कितनी है? तो बड़ला सोलर पार्क की बात करते हैं, तो बड़ला सोलर पार्क के अंदर देखो, बड़ला कहाँ है? जोधपुर में। 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों में विकसित किया है, जिसका ये अलग अलग विवरण दे रखा है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका प्रथम फेज है वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा स्वयं के स्तर पर विकसित किया गया है, और दूसरा, तीसरा और चौथा फेज है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सोलर पार्क योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, थोड़ी सी बात। ठीक है, तो कुल कितनी क्षमता है? 2245 मेगावाट क्षमता हो जाएगी। सी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहां ऊर्जा उत्पादन की बात की जा रही है, तो सौर दिसंबर 2024 तक ऊर्जा उत्पादन किससे कितना था? तो सौर ऊर्जा से कितना था, पवन ऊर्जा से कितना था, और कौन सा पूछा? सम्मिलित नहीं है पूछा, बायोमास से कितना था। तो यहां पर देखो, ये सारणी दी गई है। पवन से अगर बात करें तो पवन से है 1444, सॉरी 4414, उल्टा बोल दिया मैंने, 4414 मेगावाट। कितना है? मेगावाट। ये आपके 4414 मेगावाट है पवन ऊर्जा से। बायोमास की बात करें तो बायोमास से 124 मेगावाट है। ठीक है, और सौर ऊर्जा की अगर बात करें तो इसका है 5482। कितना? 5482 मेगावाट। और तापीय ऊर्जा से अगर बात करें तो 3742 मेगावाट है। ठीक है, तो ये राउंड फिगर में ध्यान रखना, पॉइंटों में ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर मिलाओ, देखें, मिलान करो। सौर ऊर्जा में 5482 मेगावाट बिल्कुल सही है, पवन ऊर्जा में 4414 मेगावाट, और बायोमास में 124 मेगावाट, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर हो जाएगा सुमेलित नहीं।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, ये योजना 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ की गई। चलिए पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर देखो। घरों तक सौर ऊर्जा पहुंच का विस्तार, ये योजना इससे संबंधित है, तो इसकी बात करते हैं। 13 फरवरी 2024 को योजना शुरू हुई। इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पीएम सूर्य घर बिजली योजना के माध्यम से अधिकतम 78,000 रुपए का अनुदान है वो प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यही थी। ठीक है, दिसंबर 2024 तक 22,657 उपभोक्ताओं को ये 111.77 मेगावाट के रूफटॉप क्षमता स्थापित की जा चुकी है। ये भी आप थोड़ा ध्यान में रख लें तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो, प्रश्न पर आते हैं। 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ की गई, सही है। प्रत्येक परिवार को प्रति माह 300 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, सही बात है। इसके लिए 75,000 करोड़ का बजट रखा गया, सही बात है। न्यूनतम 78,000 का अनुदान नहीं है, कितना है, ये अधिकतम है। न्यूनतम की जगह क्या आ जाएगा, अधिकतम योगदान अनुदान है, न्यूनतम नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका असत्य है। आगे देखिए, कंटेंट आपको अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो अभी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। राजस्थान में दिसंबर 2024 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता की बात करें तो अधिष्ठापित क्षमता मार्च 2024 तक 24,783 थी, जो दिसंबर 2024 में बढ़कर 26,325 हो गई है। कितनी हो गई है? 26,325। पहले 24,783 थी, 26,325 मेगावाट हो गई है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 26,325 मेगावाट हो गई। दिसंबर पूछे, मार्च 2024 पूछे तो 24,783.64 है। ठीक है, इनमें राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? थर्मल पावर है। थर्मल पावर, तापीय ऊर्जा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, तापीय एनर्जी, थर्मल पावर सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का प्रमुख स्रोत यही है। पूछा जा सकता है राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, तो थर्मल पावर है। ठीक है, थर्मल पावर क्षमता कितनी है? 7,830 मेगावाट है। ये आपको ध्यान में रखना है राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में दिसंबर 2024 तक सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? सौर ऊर्जा क्षमता हो गई 5482 मेगावाट। ये हमने अभी बात की थी, ये अच्छे से ध्यान में रखना, और ये थर्मल पावर वाले भी ध्यान में रखना। कुल अधिष्ठापित क्षमता आपके 26,325 मेगावाट है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति और फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना किसके द्वारा संचालित है? फ्लोरोसिस नियंत्रण परियोजना है, ये किसके द्वारा संचालित है, ये आपको बताना है। बताइए, देखें। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इसके बारे में डिटेल दी गई है। राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना जायका, जायका कहाँ की है? जापान की है। इसको ऐसे लिखा जाता है। यह परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। किसके द्वारा है? जायका के द्वारा वित्त पोषित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस योजना का परियोजना 2021 से शुरू हुई है और दिसंबर 2027 तक इस परियोजना को पूरा किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य राजस्थान के झुंझुनू और बाड़मेर जिले में जल उपचार प्लांट, जल आपूर्ति संबंधी सुविधाओं को स्थापित करना है। कौन से जिले? झुंझुनू और बाड़मेर, 2 जिले यहाँ पर काम में आ रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। झुंझुनू के 2 शहर हैं, झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जायका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण जलापूर्ति और फ्लोरोसिस नियंत्रण परियोजना है, ध्यान रखें। आगे देखिए, अगला प्रश्न, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न उटपटांग हो गया है। तो यहां पर देखिए, इसकी अगर बात करते हैं, क्या प्रश्न है, इसके बारे में क्या डिटेल है। यहां पर राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, ये भी किसके सहयोग से चल रही है? जायका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की सहायता से
राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना राजस्थान के सभी जिलों में 137 सिंचाई परियोजना के पुनर्वास और नवीनीकरण को बढ़ावा दे रही है। इस योजना का उद्देश्य कुल 4.70 लाख हेक्टेयर को पुनर्स्थापित करना है। 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट है, 31 मार्च 2028 तक 11 वर्षों में इसको पूरा किया जाएगा। ये आपको डिटेल ध्यान में रखनी है। ये कितने वर्षों में पूरी हो रही है? 11 वर्षों में जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना है, वो 11 वर्षों में पूरी होगी। ये परियोजना जायका द्वारा संचालित है। सही बात है। सभी जिलों के 137 सिंचाई परियोजना को पुनर्वास और बहाली करना है। बिल्कुल सत्य कथन पूछा, दोनों ही सत्य हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वर्तमान में राजस्थान में बाह्य सहायता प्राप्त कितनी परियोजनाएं चल रही हैं? बाह्य सहायता प्राप्त कितनी परियोजनाएं राजस्थान में चल रही हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, वर्ष 2024-25 में प्रारंभ में राज्य में 13 बाह्य सहायतित परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। कितनी परियोजनाएं? 13 है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 13 परियोजनाएं हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 13 परियोजनाएं बाह्य सहायता से संचालित की जा रही हैं। और ये एक प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसको ध्यान में रखना। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना, डीबीटी योजना का प्रारंभ है 5 अक्टूबर 2021 से किया गया। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो डीबीटी, आपको ध्यान रखना, यहाँ पर डीबीटी सलाहकार बोर्ड है, उसका गठन 5 अक्टूबर 2021 को किया गया था। डीबीटी मिशन द्वारा विकसित एक वेब आधारित पोर्टल है जो राज्य में चल रही डीबीटी लागू योजनाओं की समग्र अद्यतन स्थिति दर्शाता है। वर्तमान में 99 राज्य योजनाएं और 51 केंद्रीय सहायता प्राप्त डीबीटी योजनाएं डीबीटी भारत पोर्टल पर है। ये लाइन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार की कितनी योजनाएं डीबीटी पोर्टल पर है? 99 योजनाएं डीबीटी पोर्टल पर है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेन देन कितना हुआ? ये बहुत ज्यादा है तो नहीं पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान में रखें। 99 राज्य सरकार की और 51 केंद्रीय योजनाएं डीबीटी पोर्टल पर आपके दर्ज है। ठीक है, 5 अक्टूबर 2021 को डीबीटी पोर्टल है और डीबीटी सलाहकार बोर्ड है, उसका गठन किया गया था। तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अच्छी शानदार लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगली क्लास के लिए किस प्रकार की क्लास आपको चाहिए उससे संबंधित कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपके सामने और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।